सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको पत्र लेखन जो मैंने कल आपको पढ़ाया था उसमें औपचारिक पत्र पढ़ाया था, ठीक है ना। आज औपचारिक पत्र में मैंने एक ही पैटर्न पढ़ाया कि प्रधानाचार्य को कैसे पत्र लिखते हैं। इसमें मैंने दो पैटर्न पढ़ाए आपको, एक व्यावसायिकों के लिए जो कार्यालयीय पत्र होते हैं उनके लिए कैसे पत्र लिखते हैं, ये भी मैं आपको आज लिख कर बताऊंगी। पत्र समझ में आया? पत्र का मतलब क्या होता है? पत्र एक दूसरे तक संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। पहले संदेश वाहक होते थे, राजा लोगों के पास आदमी लोग होते थे, दूसरे लोगों के पास बात कहने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए आदमियों को भेजा जाता था, उनको बोलते थे दूत, संदेश वाहक, है ना। धीरे धीरे वो संदेश वाहक से पत्र का कार्यक्रम चालू हुआ, तो पत्रों का आदान प्रदान किया जाता था। तो पत्र जब भेजे जाते थे तो आदमियों के द्वारा खत्म हो गया, फिर पोस्ट के द्वारा जाने लगा, ठीक है। तो इस तरह से पत्र लेकर एक दूसरे के संदेश को पहुंचाने का माध्यम है। पत्र क्या है? पत्र है जिसमें आप अपने भावों को व्यक्त करते हैं। आप बोलकर नहीं व्यक्त करते, लिखकर अपने भावों को व्यक्त करते हैं, अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाने का, संप्रेषण का काम पत्र के मार्फत होता है, ठीक है ना। तो पत्र लिखना भी कला है, ऐसे पत्र नहीं लिखा जाता कि पत्र को आप जैसे चाहे लिख दें। पत्र सिस्टमेटिक तरीके से जो लेखन कला है उस कला के हिसाब से पत्र को लिखा जाता है, और पत्र के द्वारा ही आपका व्यक्तित्व पता लगता है कि आप वाकई में कैसे हो। ऐसे कचरा पट्टी की तरह पत्र लिख देना आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है कि आप ऐसे हो, लेकिन जब आप सलीके से, क्रमबद्धता तरीके से कोई काम करते हैं तो लोगों को वाकई में पता लगता है कि आप अनुशासन प्रिय हैं। ये लेखन कला हमारे स्वभाव को, हमारी व्यवहारिकता को प्रकट करती है, ठीक है ना। तो आज मैं आपको पत्र के मैंने दो प्रकार बताए, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में मैंने आपको बताया औपचारिक पत्र तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रार्थना पत्र, एक व्यावसायिक पत्र और एक कार्यालयीय पत्र। तो इस तरह से औपचारिक पत्र में सबसे पहले मैंने आपको पैटर्न बताया, फॉर्मेट बताया, ढांचा बताया, किस तरह से पत्र लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र का भी ढांचा, दोनों के ढांचे बताए मैंने। ढांचा मतलब होता है फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप पत्र लिखने में आसानी होती है। औपचारिक पत्र में दो पैराग्राफ होते हैं, ठीक है। और प्रेषक का मतलब होता है पत्र लिखने वाला, प्रापक का मतलब होता है पत्र जिसे मिलेगा, जिसको पत्र प्राप्त होगा उसको बोलते हैं प्रापक। तो पहले औपचारिक पत्र में मैंने आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखना बताया, और प्रधानाचार्य से चूंकि आप संबंधित हैं, आपको वो जानते हैं, इसलिए प्रधानाचार्य को आपने आपकी आदरणीय शिष्या, आपका आज्ञाकारी शिष्य, इस तरह से लिखा। इस तरह से आज्ञाकारिणी और आज्ञाकारिणी और आज्ञाकारी इस तरह से लिखा जाता है, और क्लास लिखी जाती है, सेक्शन मेंशन किया जाता है। और दूसरा जो पत्र होता है जो हम किसी कार्यालय को लिखते हैं, किसी अधिकारी को लिखते हैं, नगर निगम अधिकारी, थाना इंस्पेक्टर, ये जो भी अधिकारी है, विद्युत अधिकारी, उनको जब पत्र लिखते हैं तो उनके लिए भवदीय का प्रयोग किया जाता है, आपका या आप। ये मैंने आपको फॉर्मेट में समझाया था। एक मैं आपको औपचारिक पत्र लिख देती हूँ, फिर हम अनौपचारिक पत्र पढ़ेंगे और समझेंगे, क्लियर। तो आप अब औपचारिक पत्र निकालिए, मैं आपको पत्र लिखा देती हूँ। एक औपचारिक पत्र में जो कि आपका प्रश्न नंबर 2 डाल दीजिए, जहां आपका खत्म हो गया वहीं पर उस पेज को छोड़ देना जो पहले खत्म हो चुका, क्योंकि पत्र स्टार्टिंग से ही, ठीक है ना। ठीक है, बिजली की, बिजली समझते हो ना, करंट, लाइट, बिजली की कटौती के कारण, बिजली की कटौती के कारण पढ़ाई में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करते हुए, कठिनाइयों का वर्णन करते हुए, बिजली की
कटौती के कारण पढ़ाई में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करते हुए क्षेत्रीय विद्युत अधिकारी को पत्र लिखिए। अधिकारी को पत्र लिखिए। समझ में आया आपको? बिजली की कटौती, कटौती मतलब होता है काटना। करंट को 2, 4, 5 घंटे के लिए काट दिया जाता है, काटा जाता है ना, उसको बोलते हैं बिजली की कटौती। तो उससे आपको पढ़ाई में कठिनाइयां आ रही हैं। क्यों आ रही है? क्योंकि अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, हम कैसे पढ़ें, या गर्मी होती है तो पंखा कूलर नहीं चलता तो हम कैसे पढ़ें गर्मी में। तो इससे जो परेशानियां होती हैं उनका वर्णन करते हुए, वर्णन मतलब उनको बताते हुए किसको पत्र लिखना है? क्षेत्रीय विद्युत अधिकारी। क्षेत्रीय है उस क्षेत्र का, उस जगह का। विद्युत अधिकारी मतलब बिजली जहां से निकलती सप्लाई होती है वहां का जो अधिकारी है। क्लियर? पहले प्रधानाचार्य को लिखा, अब हम विद्युत क्षेत्रीय विद्युत अधिकारी को पत्र लिखेंगे। समझ गए? तो सबसे पहले मैंने आपको इसमें बताया, स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले प्रेषक का आता पता लिखते हैं, लिखते ना? तो लिखो आप सबसे पहले एरो बना लीजिए। प्रेषक का पता, प्रेषक के पते के लिए जैसे आप बताइए कि आप कौन है, कहां से पत्र लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम पत्र कहां से लिखते हैं? परीक्षा भवन से। ठीक है? अब आपको उसी क्षेत्र के बारे में लिखना, उसी एरिया के बारे में लिखना जिस एरिया के बारे में आप बताएंगे, और वही एरिया का अधिकारी होना है। एक ही जगह का नाम होना, नाम चेंज नहीं करेंगे। जैसे मैंने यहां लिखा, मैंने लिखा चांदनी चौक क्षेत्र, चांदनी चौक दिल्ली। ठीक है? नहीं तो मैं नीचे भी दिल्ली लिख सकती हूँ, यहां नहीं लिखेंगे तो चांदनी चौक के बाद यहां भी दिल्ली लिख सकते हैं, दिल्ली। ये प्रेषक का पता हो गया। क्लियर? प्रेषक यानी जो पत्र लिख रहा है, आपका पता। अब आप पत्र लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो? अधिकारी को लिख रहे हो। कौन सा अधिकारी को लिख रहे हो? जिस क्षेत्रीय विद्युत अधिकारी को। तो पहले हम दिनांक डालेंगे। दिनांक में ऐसे 2 डॉट लगा के, जिसे संप्रेषण कहते हैं, इसको लगाएंगे। और यदि मुझे जनवरी की मार्च की डेट डालनी है तो मैं लिखती हूँ जैसे 7 मार्च 2021। क्लियर? समझ में? आपको मैंने बोला ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हिंदी में इसी तरह से भी लिखा जाता है दिनांक को। उसके बाद आपको मैंने पत्र प्रापक का पदनाम, तो पत्र प्रापक का पदनाम क्या है? क्षेत्रीय विद्युत अधिकारी। तो यहां लिखेंगे क्षेत्रीय विद्युत अधिकारी। ठीक है? जैसे हमने प्रधानाचार्य को लिखा ना, प्रधानाचार्य जी, क्षेत्रीय विद्युत अधिकारी जी भी लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लगा सकते। अब ये जो विद्युत अधिकारी है कहां बैठता है? बिजली विभाग में बैठता होगा, तो लिखेंगे आप। अब कहां का है? दिल्ली का। समझ में आया ना? तो लिखो दिल्ली विद्युत विभाग। किस ऑफिस में बैठता है? दिल्ली विद्युत विभाग में बैठता है। अधिकारी है तो कहां बैठेगा? विभाग में बैठता है। अब कौन सी जगह पर है? चांदनी चौक। चांदनी चौक, क्योंकि हम अपने क्षेत्र के अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं। चांदनी चौक, कॉमा लगाकर दिल्ली, यहां पर भी लिख सकते दिल्ली। ये आपका, जिसको आप पत्र लिख रहे हो, प्रापक, जो पत्र को प्राप्त करेगा, उसका पदनाम, उसके पदनाम के साथ उसका एड्रेस, पता। समझ में आया? अब लिख दिया हमने, जगह बता दी। अब हम विषय लिखेंगे। विषय, सब्जेक्ट। औपचारिक पत्र में सब्जेक्ट होता है, इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है?
वाली परेशानी बिजली कटौती से बिजली की उचित व्यवस्था करवाने हेतु दोनों ही चीज चलती है। दोनों ही तरह से लिख सकते हो आप, बिजली की कटौती के कारण या बिजली की अनियमितता संबंधी शिकायती पत्र ना, तो आप लिखिए, आप डायरेक्ट इसी का लिख लीजिए, आपको दिक्कत नहीं रहेगी। बिजली की कटौती संबंध के लिए, बिजली की कटौती हेतु, ठीक है, हेतु का समझा ना, के लिए। अब प्रेषक का नाम हो गया, प्रापक का नाम हो गया, अब हम उनको संबोधन देंगे, यही सिखाया था ना, हाँ, विषय के बाद संबोधन। तो संबोधन में प्रधानाचार्य तो माननीय महोदय, इनको भी माननीय महोदय लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों ही हो सकते हैं। अधिकारी, क्षेत्र विद्युत अधिकारी स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है, हमें पता नहीं कौन है, हम दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं। तो अब आपको तरीका तो एक ही, हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन लिखना एक ही तरीका है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे महोदय, महोदय, श्रीमान, एक ही बात, कोमा लगा के। अब औपचारिक पत्र में दो पैराग्राफ लिखते हैं, क्लियर ना। पहले पैराग्राफ में, अब पहले पैराग्राफ में आपको अपना परिचय देना है, आप कहाँ के निवासी हैं, और दूसरे अनुच्छेद और क्या कहाँ के निवासी हैं, इसके साथ ही आपने पत्र क्यों लिखा, कारण बताना है पत्र लिखने का। दूसरे पैराग्राफ में आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं, आप क्या चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या करें, उसको लिखना है, ठीक है ना। तो पहले पैराग्राफ में लिखिए आप, जब भी औपचारिक पत्र लिखते हैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, नम्र निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि, ठीक है, नम्र यानी झुकना, नम्र निवेदन है कि, हमें जब अपनी बात किसी से मनवानी हो ना तो कठोरता से नहीं बोलते, बात तो पता है ना, बिल्कुल झुककर, बिल्कुल नरम शब्दों में बात की जाती है, ठीक है। तो नम्र निवेदन है कि मैं, कौन सा जगह है, चांदनी चौक, मैं चांदनी चौक का निवासी हूं। आपको नाम लिखने की आवश्यकता नहीं, निवासी मतलब रहने वाला, मैं चांदनी चौक का निवासी हूं, अपने बारे में परिचय दे दिया आपने, मैं चांदनी चौक का निवासी और चांदनी चौक निवासी, चांदनी चौक का अध्यक्ष हूं, चांदनी चौक क्षेत्र का अध्यक्ष हूं, ऐसे लिख सकते हैं, अध्यक्ष भी लिख सकता है। नम्र निवेदन है, मैं चांदनी चौक का निवासी हूं। अब क्या बताएंगे, बिजली की कटौती के कारण पढ़ाई में होने वाली कठिनाइयों के बारे में लिखना है ना। तो अब हम बिजली के बारे में लिखेंगे, बिजली की कटौती हो रही है, हमारी पढ़ाई नहीं अच्छे से हो पा रही है, हमारी परीक्षाएं पास में है, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे हम, देखिए इसी को कंटिन्यूस करते हैं, हमारे मोहल्ले में या क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र और मोहल्ला एक ही चीज है ना, कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में, हमारे कॉलोनी में, हमारे हमारे मोहल्ले में लिखें, मोहल्ले, हमारे मोहल्ले में कई घंटों तक, कई के मतलब बहुत देर तक, कई घंटों तक बिजली की कटौती की जा रही है, बिजली की कटौती की जा रही है, बिजली की कटौती हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारा जो क्षेत्र है चांदनी चौक, इसमें बहुत देर तक बिजली काटी जाती है। काटने के कारण तुम्हें क्या परेशानी है बताया ना, पढ़ाई में आने वाली कठिनाइयां, तो लिखो इससे या इस कारण
बच्चे, आप सब लोग जितने भी बच्चे हैं उनके बारे में लिखो आप। मोहल्ले के बच्चों की, मोहल्ले के बच्चों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। क्या बोला है कि बिजली कटौती हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको पढ़ाई करने में बाधा उत्पन्न हो रही है ना, तकलीफ हो रही है, कठिनाई आ रही है। सबकी परीक्षाएं भी निकट हैं, पास में हैं। सबकी परीक्षाएं भी निकट हैं। समझ में आया? पहले पैराग्राफ में हमने अपना परिचय दिया और साथ में ही जिस बारे में, जिस कारण से हमने पत्र लिखा उस कारण को लिख दिया। मैं निवासी हूँ चांदनी चौक का, हमारे मोहल्ले में कई घंटों तक बिजली की कटौती की जा रही है, इस कारण मोहल्ले के बच्चों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न, बच्चों को, इस कारण मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। सबकी परीक्षाएं भी निकट है। अब दूसरा पैराग्राफ, आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या रखते हैं? अतः आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अतः आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं कि आप बिजली की आपूर्ति की, सही आपूर्ति की व्यवस्था करें, सही तरीके से हमारे मोहल्ले में बिजली पहुंचाने की कृपा करें। हम सब आपके आभारी रहेंगे। समझ में आया? ये होती है अपेक्षा। दूसरा पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ खत्म कर लीजिए आप, उसके बाद हम दूसरा पैराग्राफ लेंगे। अब दूसरा पैराग्राफ लिखने के लिए जैसे आप नीचे चलोगे ना, वही एक लाइन छोड़कर थोड़ा सा दूर से, अतः आपसे लिखिए, अतः आप उचित बिजली की आप ये उचित कटेगा, ठीक है। अतः आप सही बिजली की आपूर्ति, आपूर्ति है ना भेजना, आपूर्ति है ना पूरी करना, अतः आप सही बिजली की आपूर्ति करने की कृपा करें। उचित, समुचित, सही एक ही बात है, कृपा करें। आप हमारे यहाँ सही समय पर सही बिजली भेजने की कृपा करें, समुचित व्यवस्था करें या सही बिजली की आपूर्ति की कृपा करें। हम आपके सदैव, हमेशा, सदैव आभारी, कृतज्ञ, आभारी होता है कृतज्ञ, आपके उपकार को मानने वाला, हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। ये दूसरा पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद औपचारिक पत्र में धन्यवाद जरूर लिखा जाता है। जब आपका कोई काम करने के लिए तैयार है तो उसके लिए आप धन्यवाद बोलेंगे, से धन्यवाद या धन्यवाद सहित। उसके बाद आपका उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, प्रिंसिपल के साथ तो था, इसलिए यदि आप लड़की हैं तो भवदिया और लड़के हैं तो भवदीय। मैं भवदीय लिखूंगी, मैंने आपको फॉर्मेट में दोनों लिखा है, भवदीय। उसके बाद हम यहाँ क्लास नहीं है, यहाँ आप कौन सी कक्षा में हो, आपका नाम मैंने पहले किया, क्लियर किया है कि आप कैट है गए, कोई भी सीरियल नंबर हिंदी का लेकर लिख सकते हो, और डॉट के साथ, ये जो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डॉट लगा के, इसको इसके साथ लिखना, डायरेक्ट कैपिटल नहीं लिखना, ठीक है। इस तरह आप अपना नाम लिख दिया, और आपके नाम के बाद अब यहाँ पर आपको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, ना कक्षा, दिनांक आपने पहले लिख दी, सब कुछ पहले लिख दिया,
या यदि आप किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो भवदीय के साथ नाम लिखते हैं। क्लियर? अब मैं आपको, ये हो गया आपका औपचारिक पत्र का पैटर्न नंबर 2। अब मैं आपको अनौपचारिक पत्र पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। तो अनौपचारिक पत्र, ये पत्र के बाद आप दूसरे पेज पर न्यू टॉपिक डालकर लिखो पत्र लेखन अनौपचारिक पत्र। एक तो हो गया आपका औपचारिक पत्र पत्र लेखन में, और दूसरा पत्र लेखन में डालो अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक यानी आप जो अपने सगे संबंधियों को, रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को जो पत्र लिखते हैं उसको बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। तो सबसे पहले मैं आपको अनौपचारिक पत्र का पैटर्न समझा देती हूँ। लिखिए आप, ये डालो अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, प्रारूप यानी ढांचा, फॉर्मेट। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। अनौपचारिक पत्र एक ही तरीके से लिखा जाता है। किस तरह से लिखा जाता है देखिए। सबसे पहले प्रेषक का पता, प्रेषक समझ गए आप? नहीं समझे प्रेषक का मतलब? प्रेषक मतलब होता है, ऐसे डाल दो, प्रेषक के आगे ब्रैकेट में डाल दो आपको, जिससे लिखेगा पत्र लिखने वाला। प्रेषक मतलब होता है पत्र लिखने वाला। प्रेषक का पता, एड्रेस, जो कि हमने परीक्षा भवन के नाम से चालू किया था। उसके बाद कहां से परीक्षा भवन से लिखेगा उसके बारे में लिखेगा एक दो लाइन के अंदर। फिर दिनांक, डेट डालेंगे, जो भी दिनांक रहेगी, ठीक है ना। और दिनांक के बाद आप संबोधन देंगे, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनको जो संबोधन दिया जाएगा वो संबोधन देंगे। और संबोधन के बाद आप अभिवादन करेंगे। औपचारिक पत्र में हमने संबोधन के बाद डायरेक्ट हमने लिखना चालू किया था पैराग्राफ, लेकिन यहाँ पर संबोधन के बाद अभिवादन, प्रणाम, खुश रहो, मधुर स्मृतियां, ये बोलते हैं अभिवादन, ठीक है ना, अभिवादन देते हैं। उसके बाद औपचारिक पत्र में 2 पैराग्राफ होते हैं और अनौपचारिक पत्र में 3 पैराग्राफ होते हैं। पहला अनुच्छेद में इसमें विषय नहीं होता, याद रखना, इसमें विषय नहीं होता। औपचारिक पत्र में विषय होता, हाफ मार्क्स आते हैं उसके, इसमें विषय नहीं होता, इसको बिना विषय के लिखते हैं क्योंकि हम अपने परिवार के लोगों से बात करते हैं। तो पहले अनुच्छेद में आप कुशल क्षेम पूछते हैं अपने परिवारजनों की, आप कैसे हैं, मैं यहाँ ठीक हूँ। कुशल क्षेम समझिए, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप कैसे हैं, आशा करता हूँ आप प्रसन्न होंगे। इस तरह से कुशलता की क्षेम की जाती है। कुशल क्षेम मतलब किसी की कुशलता के बारे में अच्छा सोचना और अच्छा बताना। दूसरा अनुच्छेद में, दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखते हैं, कारण लिखते हैं पत्र लिखने का। आपने पत्र क्यों, किस काम से लिखा, उस काम को लिखते हैं। आपने अपने पिता को पत्र लिखा, आपको 1000 रुपए चाहिए, तो 1000 रुपए आपको मंगवाने का जो काम है उस काम को लिखा जाता है, ठीक है ना, कारण के सहित आपको क्यों चाहिए इसलिए। और तीसरा पैराग्राफ जो होता है इसमें, तीसरे अनुच्छेद में हमारा जो परिवार है, जैसे मैंने अपने पापा को पत्र लिखा, पिता को पत्र लिखा, तो माता जी उनके साथ हैं, छोटे बहन भाई उनके साथ हैं, दादा दादी को लिखा तो ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची उनके साथ है। रिलेशन का ध्यान रखना होता है। यदि मैंने नाना को पत्र लिखा तो मामा मामी साथ में, मौसी साथ में, इन चीजों का ध्यान रखकर पत्र लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो जो परिवार के अन्य सदस्य होते हैं उनका अभिवादन लिखा जाता है 3rd पैराग्राफ में। तो लिखो परिवार के अन्य सदस्यों का अभिवादन 3rd पैराग्राफ में लिखा जाता है। इसका मतलब है मामा मामी को नमस्ते कहना और छोटू रिंकी को प्यार देना। समझ में आया? ये होता है अभिवादन। उसके बाद आप जैसे उसमें शायद
क्लियर, समझ रहे? ये होता है आपका अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। अब मैं आपको संबंधों का नाम और अभिवादन बताऊंगी कि कौन से संबंधों के साथ कैसे अभिवादन लगते हैं, जिससे कि आपको पत्र लिखने में थोड़ा सा इजी हो जाए। क्लियर, ये आप लिख लीजिए, समझ के लिख लीजिए। फिर मैं इसमें आपको संबंधों के नाम और उनके साथ अभिवादन लिखवाऊंगी। बता दो, किनके साथ हमारा कौन सा संबंध होता है और हमें उनके साथ कौन सा अभिवादन प्रयोग में लेना है। ये था ना आपका संबोधन के बाद अभिवादन, तो हमें पता होना चाहिए संबोधन और अभिवादन कौन कौन से हैं। तो आप लिखो, लाइन छोड़ दीजिए एक बार जहां से आप लिख रहे थे और वहां पर एक लाइन छोड़कर लिखिए संबंधों के नाम, संबंधों के नाम तथा अभिवादन। कौन कौन से अभिवादन के साथ हमारे संबंध होते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम इसमें लिखेंगे, यदि मैं अपने से बड़े लोगों के लिए संबोधन दूंगी तो क्या दूंगी, देखो, पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धेय, श्रद्धेय, इन आदि लिख लो आप, और भी कई नाम हो सकते हैं। ये जो संबोधन है ये मैं अपने से जो बड़े लोग हैं, लिखो आप, अपने से बड़े लोगों के लिए संबोधन, अपने से बड़े लोगों के लिए संबोधन, संबोधन। इस तरह से हमसे जो बड़े होते हैं, जैसे दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, भैया भाभी, दीदी जीजाजी, मौसी मौसाजी, ये जो हमसे उम्र में बड़े लोग हैं उनको हम पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धेय, इनमें से कोई एक संबोधन देते हैं। एक पूज्य दीदी, पूजनीय दीदी, आदरणीय दीदी, श्रद्धेय दीदी, सिर्फ एक संबोधन मैंने कॉमा लगाया है, कॉमा का मतलब एक का, और आदि और भी हो सकते हैं जो हम लिखे नहीं है। अब इसमें संबंधों के नाम तो हम अभिवादन कैसे देते हैं, देखो आप, इनमें जब हम अभिवादन देते हैं तो बड़े लोगों के लिए बोलते हैं प्रणाम, चरण स्पर्श, चरण स्पर्श, सादर प्रणाम आदि। ये कब किनके लिए देते हैं, अपने से बड़े लोगों के लिए अभिवादन, बड़े लोगों के लिए अभिवादन। अभिवादन मतलब किस तरह से, बड़े लोगों से हाय हेलो तो नहीं करते, बड़े लोगों को पैर छूते हैं, नमस्ते करते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, करते हैं, झुकते हैं, तो उस झुकने को ही बोलते हैं प्रणाम, चरण स्पर्श, पैर छूना, सादर प्रणाम और भी आदर के साथ झुकना। ये हमसे जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए हम अभिवादन, जैसे मैंने लिखा आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श, ठीक है, आदरणीय माताजी प्रणाम, पूज्य मामा जी प्रणाम, समझ में आया। तो अपने से बड़े लोगों का जो संबोधन है उसके साथ प्रणाम, इस तरह से अभिवादन दिया जाता है। नंबर 2 देखिए आप, यदि अपने से छोटे लोग हैं, छोटे बहन भाई हैं, अपने से छोटे लोग हैं, उनके लिए हम किन चीजों का, किन शब्दों का, संबोधन का प्रयोग करते हैं, प्रिय, प्यारे आदि। ये किनके लिए संबोधन प्रयोग करते हैं, अपने से छोटे
प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, आशीर्वाद, डायरेक्ट आशीर्वाद लिख सकते हैं, आशीर्वाद है ना, हाथ उठाकर जो आशीष दिया गया, आशीर्वाद आदि। ये किसके लिए है? अपने से छोटे लोगों के लिए अभिवादन, अपने से छोटे लोगों के लिए अभिवादन। आप बड़ों को तो चरण स्पर्श कर देते, लेकिन छोटे भी तो आप तो छोटे भी तो है, तो आप अपने पिता को जब चरण स्पर्श करते तो वो खुश रहो, प्रसन्न रहो, खुश रहो, आशीर्वाद देते कि नहीं देते? तो इस तरह से आपसे यदि कोई छोटा है बहन भाई, आप उनको पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय शांतनु खुश रहो, प्रिय राघव खुश रहो, प्रसन्न रहो, एक चीज कोई भी, ठीक है ना? तो इस तरह से इनका अभिवादन होता है। तीसरे होते हैं हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, वो होते हैं मित्र। तो मित्र को जब मित्र को दिया जाता है तो सिर्फ प्रिय मित्र के नाम से ही दिया जाता है, प्रिय मित्र ऐसे ही दिया जाता है। ये मित्र के लिए संबोधन है, एक ही संबोधन होता है मित्र, दोस्त के लिए मित्र, और ज्यादातर एक ही अभिवादन रहता है, मधुर स्मृति, मधुर स्मृतियां, स्मृतियां ने यादें या मीठी यादें, ये मित्र के लिए अभिवादन होता है। जब हम अपने मित्र को पत्र लिखते हैं तो प्रिय मित्र, मधुर स्मृतियां, प्रिय मित्र, मधुर मीठी यादें, मधुर यादें, मीठी यादें। हम अपने दोस्त के साथ हमेशा मीठी बातें करते हैं, कड़वी बातें भी करते हैं, लेकिन यादों में मिठास ही रखते हैं। दोस्त होता है एक बात जिससे सुख दुख की बातें की जा सकती है ना। तो इस तरह से मित्र को सिर्फ मधुर स्मृति के नाम से ही अभिवादन किया जाता है। क्लियर? तो ये आपके आज संबंधों के नाम और उनका अभिवादन मैंने आपको लिखाया। अब मैं आपको, हम जो नीचे लिख रहे थे ना, प्रापक के साथ आपका संबंध, समझ में आ रहा है ना? हमने लास्ट में फॉर्मेट में लिखा, प्रापक के साथ आपका जो संबंध है उस संबंध को क्या कहते हैं, वो नाम भी मैं आपको लिखा देती हूँ, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहे पेपर लिखने में। समझ में आएगा आपको अभिवादन? ये जब हम पेपर चालू करते हैं, अभिवादन और संबोधन, अभिवादन और संबोधन, ठीक है ना? अब हम जो सबसे नीचे जहां पेपर खत्म करते हैं, उसमें प्रापक के साथ आपका क्या संबंध है, उस संबंध को किन किन नामों से जाना जाता है वह लिखेंगे। तो लिखा संबंधों का नाम। नेक्स्ट हेडिंग डाल के लिखो संबंधों का नाम, संबंधों का नाम। सबसे पहले लिखो आप, घर में सबसे पहले हमारे, हम ऊपर से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना? तो घर में हमारे सबसे पहले कौन होते हैं? दादा दादी, जिसको आप अज्जा अज्जी कहते हैं ना। पापा के, देखो अंतर होता है, पापा के पापा दादा कहलाते हैं, हिंदी में ध्यान रखो, और पापा की मम्मी दादी माँ कहलाती है, ठीक है? मम्मी की मम्मी नानी माँ कहलाती है, मम्मी के पापा नाना जी कहलाते हैं। क्लियर? क्लियर? समझ गए? आपके पापा के जो बड़े ब्रदर हैं उनको बोलते हैं ताऊ जी हिंदी में, और जो ताऊ जी उनकी मिसेज को बोलते हैं ताई जी, जो आपके पापा की भाभी हैं। क्लियर? और पापा के छोटे ब्रदर हैं तो चाचा और चाची या काका काकी दोनों ही चलता है। क्लियर? पापा की बहन है तो बुआ और फूफा जी। क्लियर? और मम्मी के पापा मम्मी बताए, मम्मी का जो ब्रदर है वो है मामा, और मम्मी की जो भाभी है वो है मामी, मम्मी की जो बहन है वो मौसी, और उनके हस्बैंड है मौसा जी। समझ में आ रहा है रिलेशन? तो ऐसे इन रिलेशन को, और आपके जो ब्रदर है वो भैया
भाभी, दीदी, जीजाजी। क्लियर? इस तरह से इन रिलेशनों से आपका संबंध के नाम बता देते। तो सबसे पहले हम दादाजी और दादी माँ का संबंध लिए। दादाजी और दादी माँ। दादाजी और दादी माँ से दोनों ही स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों का ही संबंध बता रही हूँ, लड़का हो चाहे लड़की हो। तो दादा और दादी से संबंध होता है किसी का भी, लड़का है तो पोता, लड़की है तो पोती, या संस्कृत के शब्द के साथ लिखते तो पौत्र, हिंदी में भी चलता है पौत्र, पोत्री, पौत्र, पोत्री। ठीक है? ये आपके दादाजी और दादी माँ, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। ये दादाजी और दादी माँ के साथ आपके संबंध को व्यक्त करते हैं। अब दादाजी के बाद आप देखो, दादाजी आपके जो पापा के बड़े ब्रदर हैं, ताऊ जी, ताई जी, छोटे ब्रदर है चाचा, चाची, चाचा जी तो आप लोग कम ही लिखते हैं, चाचा, चाची, बुआ और फूफा जी। ये मम्मी की, ये पापा के तरफ के जो रिलेटिव्स हैं, इन सबके लड़का और लड़की क्या लगते हैं? भतीजा। लड़का है तो भतीजा और लड़की है तो भतीजी, नेफ्यू। समझ गए? समझ गए ना? भतीजा या भतीजी। ये जो रिलेटिव्स हैं, ये पापा के पापा है, पापा की मम्मी है, ये पापा के ताऊ जी है, पापा के बड़े ब्रदर है, बड़े ब्रदर की मिसेज है, ये छोटे ब्रदर और उनकी मिसेज है, ये बहन है और उनके हस्बैंड है। समझ गए? ये रिलेशन होता है ना। अब तीसरे नंबर पे हम मम्मी के पापा का नंबर लेते हैं। मम्मी के पापा को बोलते हैं नाना जी, और माँ को बोलते हैं, माँ की माँ को नानी जी या नानी माँ, दो भी बोलते हैं, नानी जी या नानी माँ। उनके साथ जो रिलेशन होता है, वह रिलेशन में आप नाना नानी के नवासा, नवासी, ये रिलेशन होता है। नवासा, नवासी का रिलेशन होता है। और यदि मम्मी के ब्रदर है मामा जी, या उनकी मिसेज है मामी जी, वाइफ है, तो उनके साथ आपका रिलेशन भांजा और भांजी, इनका होता है। समझ में आया? भांजा और भांजी। और यदि मम्मी की बहन है मौसी, या उनके हस्बैंड है मौसा जी, तो आपसे उनका रिलेशन बच्चों का होता है। तो इनमें आपका बेटा, बेटा और बेटी वाला रिलेशन रखते हैं। बेटा जो आप अपनी माँ के साथ रखते हैं, बेटा, बेटी, पुत्र, पुत्री। ठीक है? माता पिता है आपके, माता पिताजी, माताजी और पिताजी हैं, तो उनके साथ आपका पुत्र, आपकी पुत्री, या बेटा बेटी भी लिख सकते हैं, पुत्र पुत्री ज्यादा अच्छा लगता है, पुत्र पुत्री। ठीक है? और यदि आपकी बहन को आप पत्र लिखते हैं, तो आप बहन और भाई के लिए बहन भाई होते हैं। बहन और भाई, छोटा बहन हो चाहे बड़ा बहन हो, तो छोटा है तो तुम्हारा बहन, तुम्हारी भाई, इस तरह से। और यदि बड़ा है तो आपका, बड़े के लिए लिख रहे हैं, आपका भाई, आपकी बहन। तो बहन भाई के रिलेशन के लिए बहन भाई, बहन और भाई के रूप में ही लिखा जाता है। क्लियर? संबंध समझना है? तो इस तरह से हम संबंधों को लिखते हैं। समझ लीजिए और लिख लीजिए। यदि सासू माँ को पत्र लिखा जाता है, सासू माँ जानते ना, सासू माँ, मदर इन लॉ, और
आपकी बहू, सब दोनों के लिए बहू ही होती है, ठीक है। लेकिन अपने जब पापा लोग पत्र लिखते हैं तो वे होते हैं दामाद, बहू या दामाद के रूप में लिखते हैं, समझ में आया। और यदि सिस्टर इन लॉ को पत्र लिखना है तो ननद देवर इसका रिलेशन भी होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा ननद देवर वाला तो आप लोगों को ज्यादा आता नहीं है और ये बहू और दामाद वाला भी नहीं आता, ज्यादातर आपको इसी तरह से रिलेशंस आते हैं। ये आप रिलेशंस के नाम जिनसे हमने लास्ट में लिखा ना, पत्र प्रापक के साथ आपका क्या संबंध है। यदि आप अपने दादाजी को पत्र लिख रहे हैं तो नीचे क्या लिखेंगे, दादाजी को लिखा आपका पोता, आपकी पोती, नाना को पत्र लिखा आपका नवासा, मामा को पत्र लिखा आपका भांजा, दीदी को पत्र लिखा आपकी बहन, क्लियर, मौसी को पत्र लिखा आपका बेटा, माँ पापा को पत्र लिखा आपका पुत्र। इन चीजों का ध्यान रखते हुए रिलेशन। अब मैं आपको कल फिर से अनौपचारिक पत्र का पैटर्न का एक समझाऊंगी किस तरह से पत्र लिखा जाता है। आप इसको लिख लीजिए और समझिए, संबंधों को थोड़ा ध्यान रखिएगा तो आपको पत्र लिखने में, अनौपचारिक पत्र लिखने में कभी परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू।